नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JIB CIB प्रिपरेशन में। आज जो चैप्टर लेने जा रहे हैं वो है ABM के यूनिट 11 चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। यानी भारतीय इकोनॉमी जो चैलेंज फेस कर रही है उसके रिगार्डिंग ये चैप्टर है। यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर हम यूनिक फीचर की बात करें तो आवर ग्रोथ इज़ driven by the domestic demand as opposed to the growth in the other major emerging economies। यानी कि हम बात करें अपनी इकोनॉमी की तो हमारी इकोनॉमी की जो डिमांड है और हमारी जो ग्रोथ है वो लोकल डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड से जो है होती है। तुलना मतलब ये एंटी की तुलना की गई है कि दूसरे जो इमर्जिंग इकोनॉमी है भारतीय तरह उनसे उल्टा है, जिस स्पेशली चाइना, जहाँ की जो ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट से लिंक करती है। यानी कि वहाँ पर अगर एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं है तो वहाँ की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्टेगनेंट हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो ग्रोथ है वो लोकल डिमांड से ही करती है। यानी कि हमारी निर्भरता जो है वो कम है, उनकी निर्भरता विदेशों पे ज़्यादा है। अपने इकोनॉमी में जो शेयर है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन का है GDP में जो है वो 2014-15 में 60.1% था एट करंट प्राइस एंड 57% कांस्टेंट प्राइस पे था। सेविंग एंड कंजप्शन रेट्स आर आल्सो वेल बैलेंस इन इंडिया। जो सेविंग रेट है वो 31% और कंजप्शन की रेट है वो 35% है इंडिया में रिस्पेक्टिवली। दूसरी बात करें अपन करंट अकाउंट डेफिसिट की, CAD की। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है पहले इस बारे में बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट अगर आपकी जो इंपोर्ट करते हो वो ज़्यादा है और जो एक्सपोर्ट करते हो कम है तो उसको बोला जाएगा करंट अकाउंट डेफिसिट। यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तुमको बाहर से जो अपन इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, तो वो जो होने वाला नुकसान है क्योंकि अपन एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो उससे उसका जो डिफरेंस है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। बोला है कि जो क्राइसिस है मतलब कि 2008 से क्राइसिस से पहले जो हम लोग थोड़ा सा सही राह पे थे और हम लोग जो अपना CAD है वो कम करने की कोशिश करते थे, लेकिन अदर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी जो है वहाँ पर CAD मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है। जैसे अपन चाइना की बात कर रहे थे अभी, तो वहाँ पर जो एक्सपोर्ट वो इम्पोर्ट की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ जो कम है। इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो था 4.7% ऑफ GDP ड्यूरिंग 2011-12। द सिचुएशन कंटिन्यूसली इम्प्रूव हुई और सिंस CAD जो था 2014-15 में 1.3% पे आ गया GDP के, और जो ये और कम होता हुआ 15-16 में 1.1% पे आ गया एंड ऐसा एक्सपेक्टेड किया गया था कि ये 0.7% पे 2016-17 में आ जाएगा। इसका जो मेन कारण है क्रूड ऑयल, क्योंकि भारत का जो इंपोर्ट का जो खर्चा जो में होता है वो क्रूड ऑयल पे होता है और गोल्ड पे भी। क्रूड ऑयल गोल्ड पे जो खर्चा होने वाला वो ज़्यादा होता है। इसी तरह अपन दूसरी बात करें तो फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो है गवर्नमेंट की अर्निंग और जो खर्चे हैं उनका डिफरेंस है, यानी खर्चे ज़्यादा है अर्निंग कम है तो जो है वो फिस्कल डेफिसिट होता है, बजट में जो शो किया जाता है। जैसे CAD जो है करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा है, वैसे ही फिस्कल डेफिसिट भी जंप हुआ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में 2008 के बाद में। तो इसको टारगेट गवर्नमेंट का टारगेट तो ये था कि इसको अचीव किया जाए 30% पे इन मार्च 2018 का। इसके लिए FRBM जो अपने पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा भी था, FRBM एक्ट लाया गया था, पर इसको अचीव नहीं किया जा सका डेफिसिट की, और ये बढ़ गया 7% तक आने वाले सालों में। इट इज़ डिक्लाइन सिंस द, और सरकार इसको बराबर 3% की रेंज में लाने की कोशिश कर रही है। इंडिया इज़ एसेंशियल सप्लाई कंसंट्रेट इकोनॉमी। अब हम बात करें कंसर्न्स की, मेजर कंसर्न जो कि फेस करती है इंडियन इकोनॉमी। इनमें फर्स्ट कंसर्न की बात करें अचीविंग एंड सस्टेनिंग हायर ग्रोथ। इंडिया द्वारा एक हायर इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना और उस ग्रोथ को सस्टेन करना एक बड़ा कंसर्न है।
इंडिया ने सक्सेसफुली हैंडल किया था शॉक जो मिला था 2018 का ग्लोबल फाइनेंस का। उसके बाद में जो पोजीशन थी इकोनॉमी की पैरामीटर लाइक जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, फिस्कल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट्स आदि को काफ़ी अच्छी तरह से संभाला गया। द रिसेंट क्रैश इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ लाइक क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस की जो कीमतें कम हुई थी उसमें इंडिया को काफ़ी हेल्प मिली थी, क्योंकि ये जो है बड़े लेवल पे जो आयात किया जाता है नेचुरल गैस और जो क्रूड ऑयल है वो ग्लोबल इकोनॉमी स्पेशली चाइनीज़ इकोनॉमी जो स्लो डाउन शो कर रही है उसका इफेक्ट जो है वो इंडिया पर भी आ रहा है। सेकेंड कंसर्न एक्सपेंडिटिंग द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है उनमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है, तो उसके रिगार्डिंग जो है सेकंड कंसर्न है। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भारत के सस्टेनेबल स्थिर ग्रोथ और विकास के लिए जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो जीएसटी बिल पास हुआ है 1 जुलाई 2017 को, इसको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया था। क्रूशियल रिफॉर्म्स इन द एरिया ऑफ लैंड प्रोक्योरमेंट, टैक्सेस, लेबर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनर्जी आर पेंडिंग ड्यू टू ये जो नाम लिए गए हैं सभी एरिया में जो रिफॉर्म्स पेंडिंग है, इसका कारण है पॉलिटिकल ब्रेकिंग और अदर इश्यूज़। वन सच एग्जांपल दिया हुआ लैंड एक्विजिशन एक्ट जो अमेंडमेंट आया था इस बिल में, वो ऑर्डिनेंस जो है गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा। पहले अमेंडमेंट एक्सपायर हो गया क्योंकि उसमें कुछ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट थे। तो इंडिया को जो थोड़ी सी लिबरल नॉर्म्स रखने पड़ेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए और मार्केट को खोलना पड़ेगा। इंक्रीज द फॉरेन होल्डिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। देयर आर आल्सो नीड टू अमेंड इन लेबर लॉ में भी जो अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि एग्जांपल के लिए अगर कोई फर्म जिसके पास 100 एम्प्लॉय हो तो वो अपने मतलब 100 एम्प्लॉय से ज़्यादा हो तो वो अपने एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकती है विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि कोई भी फर्म जो है ऑन रोल अपने एम्प्लॉय को 100 से ज़्यादा दिखाती नहीं है। उससे बचने के लिए इट आल्सो डिस्करेज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी डिस्करेज होता है। वी आल्सो नीड टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर एंड रिलैक्स एंट्री बैरियर फॉर बिजनेस एक्टिविटी। एनर्जी सेक्टर भी ऐसा सेक्टर है जिसमें रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है ताकि अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट इन द exploration of the oil and gas and also in the field of the power generation and distribution, where understanding between the center and state government is necessary। जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। और एग्रीकल्चर ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है। बूस्टिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग इज़ वाइटल, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर का है वो बहुत ही वाइटल रोल है। और इंडिया का एक बड़ा जो पॉपुलेशन का जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर से ही आता है। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द मोस्ट एफिशिएंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड द रिफॉर्म इज़ द पास्ट हैव प्रोवाइड फुड बी एक्सट्रीमली स्लो। मतलब पुराने कुछ समय से जो रिफॉर्म होने हैं एग्रीकल्चर में वो बहुत ही स्लो है या नहीं के बराबर हो रहे हैं। थर्ड कंसर्न अटेंडिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो इंडियन इकोनॉमी है उसका तीसरा कंसर्न है वो अटेंडिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। जो FRBM एक्ट था, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था, उसके रिजल्ट के स्वरूप जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपने फिस्कल डेफिसिट को नीचे लाने में सफल हुई। जो ये फिस्कल डेफिसिट जो था 6.2% ऑफ GDP था इन 2001 और 2002 में। यानी कि सरकार अगर अर्निंग 100 रुपये की कर रही है तो खर्च 106 रुपये कर रही है।
मीन्स 6.2% जो है ज़्यादा खर्च कर रही है। तो ये 62% GDP in 2001 and 2002 to 2.7% in 2007 and 8. India's response to global financial जो था 2008 में, उसकी वजह से जो अपना जो फिस्कल डिफिसिट बढ़ गया वो 7% से ऊपर आ गया। फिर ये जो है 4.1% आया ड्यूरिंग 14-15 में, तो 4.1% था। द इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट विच हैड टू बी लिमिटेड मार्च 15 आज पर FRB एक्टिव विल बी नाउ टेक मैनी मोर ईयर्स। मतलब जो गवर्नमेंट का लक्ष्य था 3% तक लाने का, उसमें काफ़ी समय लग रहा था। तो ये अभी अपन अगर 2019 की बात करें तो फिस्कल डिफिसिट 3.4% पर तक आया। अगर फिस्कल डिफिसिट ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को जो है ज़्यादा रुपए की छपाई करनी पड़ती है, और उसका नतीजा ये होता है कि महंगाई बढ़ती जाती है। अपन बात करें 2016-17 में जो 7th पे कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन मांगी गई, और OROP वन रैंक वन पेंशन की जो रिकमेंडेशन मांगी गई। इसके अलावा जो 14th फाइनेंस कमीशन था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना था, वो रिकमेंडेशन मांगी गई। तो इसकी वजह से संभावना ये थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है फिस्कल डिफिसिट बढ़ने की संभावना थी। लेकिन बिगिनिंग हैज़ बीन मेड बाय गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूसिंग डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू LPG सब्सिडी। तो इसकी वजह से भी जो है पैसे की कुछ बचत हुई, उसको फिस्कल डिफिसिट को नीचे लाने में हेल्प मिली। फोर्थ कंसर्न, इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो फोर्थ कंसर्न है इंडिया के लिए एक बड़ा ही चैलेंजिंग कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि जो विकास के लिए है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज़ अ की ड्राइवर फॉर इंडियन इकोनॉमी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक की ड्राइवर है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जो है और पुअर क्वालिटी है, ये एक बड़ा रीज़न है इसके अनडेवलप होने का, डेवलपिंग कंट्री होने का। इसमें पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, रोड, पोर्ट, रेलवे, एयरपोर्ट, इरिगेशन फैसिलिटी, access to telecom infrastructure, इन बेसिक हाउसिंग, इन सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें जो हैं अपन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसर्न करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट एज अ मेजर बैरियर FDI को भारत में लाने में से रोकने का कारण भी इंफ्रास्ट्रक्चर करता है, क्योंकि जो विदेशी कंपनियां वो क्यों आएगी अगर अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सारा जो अपने पास पावर नहीं है, रोड नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो वो नहीं आएंगे। और इसके अलावा जो है ये डेवलपमेंट में के लिए भी एक बड़ी बाधा है। ऐसा माना जाता है कि GDP की जो ग्रोथ है वो 2% कम है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम बड़ी डेवलप कर रहे हैं तो ये जो GDP ग्रोथ है 2% अपने आप ही बढ़ जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से ही, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है अपन वो देखें तो 50,000 करोड़ रुपए जो हैं वो मार्क किए गए हैं 100 स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो $93 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट आने वाले 3 साल में। इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्लान किया है 137 बिलियन जो है कंट्री के रेल नेटवर्क में नेक्स्ट 5 ईयर में करने का प्लान किया है। और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू लॉन्च द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड विद इनिशियल कॉर्पस ऑफ 40,000 करोड़ रुपीज़ के साथ में जो ये प्लान किया है। इसके गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड सेवरल रिफॉर्म सच द अलाउिंग नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इसके लिए नए रोड बनाने के लिए अलाउ किया है। इसके लिए FDI नॉर्म्स में भी रिलैक्सेशन दिया है। RBI ने नोटिफाई किया 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट कई डिपार्टमेंट में। और इसके अलावा आउटले फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन इंक्रीज इन द यूनियन बजट एंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड विद इनिशियल पर्पस, ये अपन पढ़ चुके हैं।
और गवर्नमेंट ने जो 100 हाईवे प्रोजेक्ट जो है PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर 2016 में जो है प्लान किए हैं। जो इंडियन इकोनॉमी का 5th कंसर्न है, टैकलिंग इशू लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन ETC। यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें भारत की स्थिति अच्छी नहीं है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी अभी प्रयास हुआ है, लेकिन इसमें भी भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। इस बारे में बात करेंगे अपन। डेमोग्राफिक फैक्टर इन इंडिया प्रोवाइड बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। इनकी जो भारत के डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो है वो भारत को अपॉर्चुनिटी भी देते हैं और चैलेंजेस भी हैं उनमें। इट इज़ एस्टिमेट दैट द वर्किंग एज, ये एक एस्टिमेट है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो इंडिया में 64% जो हो जाएगी नेक्स्ट 5 ईयर में, यानी कि एवरेज जो एज होगी वो 29 ईयर होगी। यानी कि भारत के पास एक बहुत बड़ा ही वर्किंग एज ग्रुप है या काम करने के लिए तैयार हाथ हैं, लेकिन ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन बैड लग ये है कि हमारे पास देने के लिए काम नहीं है, तो इतना जो बड़ा वर्किंग ग्रुप है वो बिना काम का हो गया है। यानी कि हाथ तो है लेकिन काम नहीं है। हाथ होना जो है एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उनको काम देना एक चैलेंज है। India's middle class is expected to 200 million by 2020. Improving the quality of education is necessary to provide education, क्योंकि एजुकेशन की क्वालिटी सुधारना बहुत ज़रूरी है। कि अभी एजुकेशन जो है एक सिर्फ पढ़ लिख के बेरोजगार पैदा करती है, तो जो एजुकेशन है वो सीधी वर्क से रिलेटेड होनी चाहिए, रोज़गार से संबंधित होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। इसके अलावा जो है इंडिया को अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। अभी की डेट में जो HDI है इंडिया का वो 131 है, मतलब जो बहुत नीचे है। यानी कि डेवलप कंट्री की तुलना में भी हमारा HDI जो है ख़राब है। जो सुविधाएं देते हैं हम नागरिकों को उसमें वो इंक्लूड होती है, जिसमें एजुकेशन, सैनिटेशन, रहने का, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये जो है बहुत ही लो लेवल पे है अपन, तो इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है।